नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फिल्मकार राम गोपाल वर्मा अब तो खराब फिल्में बनाने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में भी बनाई है। छात्र जीवन, चुनाव, नेताओं के द्वारा युवा शक्ति के इस्तेमाल और कॉलेज में होने वाली गुंडागर्दी को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, शिवा। इस फिल्म में दक्षिण भारत के एक अभिनेता रघुवरन ने भवानी चौधरी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को मैंने तब देखा था जब मैं देशबंधु अखबार के भोपाल संस्करण में कार्यरत था। फिल्म का एक डायलॉग आज भी जेहन में छपा हुआ है। आइए पहले वह डायलॉग सुन लेते हैं, फिर शनिवार की बात में आगे बात करेंगे। अगर लोगों को पता चल गया कि इस इलेक्शन के मामले में शिवा ने बावानी का आदमी को मारा और बावानी ने कुछ नहीं किया, मेरा डर कम हो जाएगा। कोई भी चलता फिरता मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत करेगा। हमारे धंधे में सबसे जरूरी चीज है डर, क्योंकि इसी से हमारा धंधा चलता है। यहाँ इस क्लिप को दिखाने का मकसद मात्र इतना है कि दूसरी तरह के व्यवसायों की तरह अब राजनीति भी एक व्यवसाय है, धंधा है। गंदा है पर धंधा है। अब जो लोग भी राजनीति को जनता की सेवा का काम नहीं समझेंगे तो वह क्या करेंगे? वे तो आपको डराएंगे ही। तो सीधी सी बात है कि राजनीति के धंधे से जुड़े हुए लोग आपको डरा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी एक भैंस खोलकर भागने वाली है। कभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीनने वाली है। कभी यह सुनाई देता है कि हमारे बाप दादाओं ने जो कुछ भी कमाया है उसके लिए आप सबको विरासत टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ मुसलमानों को ही आरक्षण मिलने वाला है। सनातन धर्म नष्ट होने वाला है। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं भाजपा नेताओं के डराने धमकाने वाले भाषणों की सूची लेकर यहाँ बैठूंगा तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। वे लोग जिन्होंने इस देश में कई तरह के चुनावों को देखा है, समझा है, वे कहते हैं उठा पटक और आरोप प्रत्यारोप से भरा चुनाव तो कई बार देखने को मिला है, लेकिन नफरत, घृणा और मतदाताओं के भीतर डर पैदा करने वाला चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है। जो लोग भी राजनीति की दशा और दिशा पर टिप्पणियां करते हैं वे मानते हैं कि इतिहास में जब कभी भी यह लिखा जाएगा कि देश का सबसे खराब चुनाव किस वक्त हुआ था, किस समय हुआ था, तो लोग 2024 के चुनाव का उदाहरण अवश्य देंगे। एक समय था जब चुनाव आयोग की तूती बोलती थी और एक समय यह है जब यह लग रहा है कि चुनाव आयोग केचुआ बनकर रह गया है। भला बताइए, ईवीएम मशीनों के जरिए एक पार्टी विशेष के पक्ष में घोषित होने वाले परिणामों को लेकर शंकाओं से घिरे आयोग को 10-10 दिन बीत जाने के बाद भी यह बताने में दुविधा हो रही है कि चुनाव में मतदान का वास्तविक प्रतिशत क्या है। एक खबर के मुताबिक चुनाव आयोग के पास इस समय 17,000 से भी ज़्यादा शिकायतें मौजूद है। अब इन शिकायतों का आचार डाला जा रहा है या शिकायतों को जलाकर चाय पकाई जा रही है, यह समझ से परे है। शिकायतों को आग में झोंकने से याद आया कि अभी हाल के दिनों में आयकर विभाग की बिल्डिंग और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय में आग लग गई। आग और धुएं की खबरों पर नजर रखने वाले खबर नवीस कहते हैं कि जब भी कोई सरकार खतरे में रहती है तो सबसे पहले ऐसे दफ्तरों में आग लगती है जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि काली पीली कुंडली रखी हुई होती है। अब क्या जला और क्या बचा, इस नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन बीते एक हफ्ते में इस देश में जो कुछ भी घटित हुआ वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश में कुछ लोग अजीब तरह की हरकतों यानी मूर्खताओं के सहारे आगे बढ़ रहे हैं।
अब ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता को ही लीजिए। उन्होंने एक रैली के दौरान पहले तो मस्जिद पर धनुष बाण ताना, जब आलोचना हुई तो मुकर गई कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। चौथे चरण के मतदान के दिन यानी 13 मई को उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर या जांचा परखा कि जो महिलाएं वोट देने आई है वे सही में मतदाता हैं या नहीं, जबकि यह काम उनका नहीं था। जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी ये वे लोग देख सकते थे। खैर, इन सब हरकतों के बाद माधवी लता पर केस दर्ज हो गया है। इस बीच एक गजब सी घटना और घटित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन मीडिया को भर भर कर इंटरव्यू दिया। अब सारा इंटरव्यू उस मीडिया को दिया गया था जिसे जनता की एक बड़ी आबादी गोदी मीडिया कहती है, तो जाहिर सी बात है कि ढंग का कोई सवाल सामने आना नहीं था। सवाल वही था कि आप इतनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं, कभी थकते क्यों नहीं हैं, महंगाई, भूखमरी, गरीबी, बेकारी, रोजी रोटी और रोजगार पर कोई बात निकलकर सामने नहीं आनी थी, सो नहीं आई। क्योंकि मैं स्वयं कई अखबारों में रहा हूँ, इसलिए इस बात को बखूबी जानता हूँ कि इंटरव्यू के नाम पर क्या होता है, कैसे होता है। और तो और ये जो बड़े बड़े अखबारों और चैनलों में आप लोग जो सर्वे देखते हैं, एग्जिट पोल देखते हैं, उस पोल के पीछे भी ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा होता है। खैर, इस फर्जीवाड़े पर फिर कभी हम लंबी सी बात करेंगे, लेकिन बड़े नेताओं के इंटरव्यू के मामले में होता यही है कि पहले सवाल भेज दिए जाते हैं और फिर नेताओं के कार्यालय से यह निर्देश मिलता है कि कौन सा सवाल पूछा जाना है और कौन सा सवाल नहीं पूछा जाना है। खैर, गोदी मीडिया के संपादकों और संवाददाताओं के द्वारा लिए गए इंटरव्यू का एक फ़ायदा यह हुआ कि जनता की समझ थोड़ी साफ हुई। जो मोदी अपने हर भाषण में हिंदू मुस्लिम किया करते थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई भाजपा और मोदी हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे रह सकते हैं, और हुआ भी वही। गोदी मीडिया को दिए गए सारे साक्षात्कार पल भर में झूठे पड़ गए और 24 घंटे के भीतर मोदी हिंदू मुस्लिम करते हुए एक सभा में अवतरित हो गए। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। इस बीच देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक गुरुद्वारे में सेवा करते हुए देखा, लाव लश्कर के साथ पुष्य नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि और रवि योग में नामांकन भरते हुए भी देखा। अब ये स्वार्थ सिद्धि योग क्या है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें अखबारों में छपी है कि मोदी ने स्वार्थ सिद्धि योग को ध्यान में रखकर अपना पर्चा दाखिल किया है। लोगों ने यह भी देखा कि एक कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन एन केन प्रकारेण उसका नामांकन खारिज हो गया। अब जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं वे सवाल उठा रहे हैं कि भाई श्याम रंगीला चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी कॉमेडी की जो दुकान है वो चल नहीं रही थी, सो उन्होंने फेमस होने के लिए ही नामांकन दाखिल किया था। वास्तविकता यह है कि मोदी की हूबहू नकल मतलब आवाज़ निकालने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला फेमस तो पहले से ही हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि वे फेमस होना चाहते थे। दूसरा, वाराणसी से श्याम रंगीला के अलावा 25 और भी लोगों का पर्चा खारिज हुआ है, और जिनका पर्चा खारिज हुआ वे सब लोग भी कॉमेडियन नहीं थे। श्याम रंगीला चुनाव जीत जाते या हार जाते या एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया और साहस दिखाया और यह बताने की कोशिश की कि देखिए लोकतंत्र किस अवस्था में है। दोस्तों, चुनाव में जिस तरह का दृश्य उपस्थित हो रहा है उन्हें देखकर तो लगता है कि मोदी के खिलाफ इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, लेकिन जनता भी चुनाव लड़ रही है। जनता कहीं कन्नौज के गालीबाज सांसद सुब्रत पाठक से गाली खा रही है तो कहीं मार खा रही है। अभी चंद रोज पहले बरेली के एक थाने में पदस्थ एक चौकीदार को होमगार्ड के 2 लोगों ने सिर्फ इसलिए मारा पीटा कि उस
चौकीदार का विचार था कि जो सरकार मुफ्त का राशन देती है वह उसका अपना हक है। राशन लेने के बाद वह किसे वोट देता है या उसकी मर्जी। बंदूक के बट से मारपीट करने वाले होमगार्डों का यह कहना था कि वोट भाजपा को ही देना है क्योंकि वह फ्री में 5 किलो चावल देती है। देखा जाए तो यह केवल अकेले 2 होमगार्ड जवानों की मानसिकता का मामला नहीं है। उच्च जाति वर्ग में पंडित और पुरोहितों की बात छोड़िए, ऊंची जाति के कतिपय प्रोफेसर, शिक्षक और जितने भी बड़े कारोबारी है, उन सब ने यह मान रखा है कि यदि कोई कमजोर है, दलित है, तो वह कुचले जाने के लिए ही बना हुआ है। अब देखिए, गरीब महिलाओं को जो 1 लाख रुपया देने वाली कांग्रेस की गारंटी योजना है, उसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन जो उच्च वर्ग है वह इस योजना का यह कहकर विरोध कर रहा है कि यदि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा तो फिर उनके घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा। गरीबों को झाड़ू पोछा बर्तन तक ही सीमित रखने वाले लोग कभी यह नहीं चाहते कि गरीबों के जीवन का कोई स्तर बने और उनके जीवन के स्तर में कोई सुधार देखने को मिले। तो दोस्तों, एक तरफ वह जनता है जो नफरत, घृणा, कटुता और वैमनस्यता से मुक्ति चाहती है, अपना हक चाहती है, तो दूसरी तरफ सुविधाओं की चादर ओढ़कर सोने वाली एक ऐसी जनता भी है जिसे इस बात से मतलब नहीं है कि भूख, गरीबी, बेकारी, बीमारी और महंगाई के चलते कितने लोग अपनी ही लाश को अपने कंधे पर ढोने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, चलते चलते 2-3 बातें और मैं थोड़ी सी कर लेता हूं। आप सब तो जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, और जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐसी चक्री चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चारों खाने चित्त हो गए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, और मोदी अपने जो प्रिय हैं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद एक वीडियो में मोदी को सुबकते हुए भी देखा गया। हालांकि मोदी के रोने की आशंका राहुल गांधी काफ़ी पहले जता चुके थे। राहुल ने अपने एक वीडियो में यह भी कहा है कि मोदी 90 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। एक वीडियो में उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि मोदी ने कैसे देश के 7 एयरपोर्ट को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर जनता मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी तो वे गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। शाह के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि गौ मांस का निर्यात करने वालों ने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया था, और इन चंदा लेने वालों पर अमित शाह ने क्या कार्रवाई की, उन्हें यह भी तो बताना चाहिए। इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, और वह बात यह है कि राहुल गांधी मोदी से डिबेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन गोदी मीडिया के जो सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू देने वाले और उनको लबालब करने वाले जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वे डिबेट के लिए तैयार है या नहीं है। मोदी के डिबेट में भाग नहीं लेने से सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि गला तो सबका सूखता है, हाथ सबके कांपते हैं, लोगों के भीतर डर फैलाने वाला भी एक रोज डर से कांप उठता है, और जो लोग नहीं डरते वे जानते हैं कि डर के आगे ही जीत होती है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो की पूरी बात को सुनने के बाद यह तो साफ होता ही है कि हुक्मरानों ने देश को किस खतरनाक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में इस तरह का डर का माहौल देश में मौजूदा सरकार के समय है? रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आधी नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का, और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो, मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। डर नहीं है? वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा करके, गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए, तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है।
अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है। हमको कम धमकियां मिली, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमको धमकाया जाता है, हमको डराया जाता है, हमारे लोगों को डराया जाता है कि हम इनके पास मत बैठो नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया गया हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों को।